जे सीनियर पुलिस कमिश्नर या डीजी या एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर वो बोल देते थे कि बल्कि देखो मैं आपको रोक तो नहीं सकता हूँ खबर छापने में, लेकिन अगर आप खबर छापोगे तो इसका बेनिफिट कहीं दूसरे लोग नहीं ले जाएं, जैसे क्रिमिनल्स हुए। मुझे फिर जो सोचना पड़ता था कि मैं पुलिस के साथ जाऊं या ये क्रिमिनल्स के साथ या अंडरवर्ल्ड के साथ जाऊं। हालांकि अंडरवर्ल्ड की खबर सही होती थी, लेकिन पुलिस वालों का ये कहना होता था ये खबर छापने से एक गलत मैसेज सोसाइटी में जा सकता है। तो मैंने बहुत बार अपनी स्टोरीज ड्रॉप कर दी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे लिखने से सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि पुलिस जो है वो नालायक है और क्रिमिनल जो है बहुत अच्छे हैं। तो मुझे कई बार लेसर इवल के साथ जाना पड़ता था। मैं उसको लेसर इवल बोलता था कि मैं बोल भी देता था पुलिस वालों को कि क्रिमिनल जो है बड़े इवल्स हैं, वो बड़े बदमाश हैं, आप छोटे बदमाश हो, तो आप लोग गो विद द लेसर इवल। मैं बड़े इवल के साथ क्यों जाऊं? बलजीत परमार से कोई नहीं डरता था, किसी इंसान से कोई नहीं डरता, लोग आपके काम से डरते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं गुरुवार के दिन। पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें की थी ए खान जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो चीफ थे उस समय, और जो हमारे पुलिस कमिश्नर थे असरा मामूर थी, उनका जिक्र हुआ था। तो बहुत से मुझे लोगों के फोन आए, कुछ लोगों ने कमेंट भी किए कि ऐसी क्या बात थी कि आप तो एक पत्रकार थे और वो बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर, तो ऐसा क्या था कि आप पुलिस वालों से, इतने सीनियर ऑफिसर से इतना बड़ा पंगा ले लेते थे, उनसे टक्कर ले लेते थे, उनसे डरते नहीं थे। तो मेरे दिल में एक ये था कि जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आप सबको बताया भी था कि पत्रकारों को खास तौर पे कि आपको जो डर है अंदर का वो आपकी कमजोरी का डर होता है। जब आप सच्चे हो, आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास हकीकत है, आपके पास निडरता है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस है और आपके पास एक अपनी कम्युनिटी का साथ है। जैसे मेरे तकलीफ के समय पे मेरे पत्रकार दोस्त, हमारी पत्रकार का जो हमारा संघ था, हमारा पत्रकार संघ, वो मेरे साथ था। और जो पुलिस वाले थे वो भी मेरी रिपोर्टिंग की कदर करते थे। मेरी रिपोर्टिंग पे में कोई गलती नहीं निकाल सकते थे। बलजीत परमार से कोई नहीं डरता था, किसी इंसान से कोई नहीं डरता, लोग आपके काम से डरते हैं, आपके नाम से डरते हैं। तो इतना काम आप कीजिए, सही काम कीजिए और इतना नाम कमाइए ताकि उस नाम और काम से लोग डरते हैं। लेकिन ये किस्सा आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दूं, जो मैं हर बार करता हूं, कि आपको ये बलजीत परमार फॉर यू चैनल सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है और अपने कमेंट्स, जैसे मुझे पिछला वीरवार का वीडियो देख के लोगों ने कमेंट्स किए, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। आप आज के इस एपिसोड पे भी अगर कुछ सवाल करते हैं, किंतु परंतु होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके कमेंट्स का जवाब देना मैं अच्छा लगेगा मुझे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बात जारी रखते हैं कि ये होता कैसे है। मैं छोटी छोटी 2-3 एग्जांपल्स आपको देता हूं कि मैं पहले कभी भी कच्ची पक्की खबर नहीं छापता था। उस खबर को पूरी तरह उसकी पड़ताल करके, उसको चेक करके, क्रॉस चेक करके, 2-4 इधर उधर के सोर्सेस से उसकी बात करके फिर उसको छापता था। और जिन लोगों के बारे में खबर होती थी उनको भी बता के करता था। अगर मैं पुलिस कमिश्नर के खिलाफ लिख रहा हूं तो मैं पुलिस कमिश्नर को बोलता था कि सर ये न्यूज मेरे पास आई है और मैं इसको छापने जा रहा हूं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो मैं आपकी कोट भी उसमें जरूर दूंगा, और मैं देता था उनकी कोट क्या कहना है। तो कई बार मुझे सीनियर पुलिस कमिश्नर या डीजी या एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर वो बोल देते थे कि बल्कि देखो मैं आपको रोक तो नहीं सकता हूं खबर छापने में, लेकिन अगर आप खबर छापोगे तो इसका बेनिफिट कहीं
दूसरे लोग नहीं ले जाएं, जैसे क्रिमिनल्स हुए या ऑफेंडर्स हुए या सोशल न्यूसेंस वाले लोग जिनके थ्रू मुझे जो खबर मिली होती थी। तो मुझे फिर जो सोचना पड़ता था कि मैं पुलिस के साथ जाऊं या ये क्रिमिनल्स के साथ या अंडरवर्ल्ड के साथ जाऊं। हालांकि अंडरवर्ल्ड की खबर सही होती थी, लेकिन पुलिस वालों का ये कहना होता था ये खबर छापने से एक गलत मैसेज सोसाइटी में जा सकता है। तो मैंने बहुत बार अपनी स्टोरीज ड्रॉप कर दी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे लिखने से सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि पुलिस जो है वो नालायक है और क्रिमिनल जो है बहुत अच्छे हैं। तो मुझे कई बार लेसर इवल के साथ जाना पड़ता था। मैं उसको लेसर इवल बोलता था कि मैं बोल भी देता था पुलिस वालों को कि क्रिमिनल जो है बड़े इवल्स हैं, वो बड़े बदमाश हैं, आप छोटे बदमाश हो, तो आप लोग गो विद द लेसर इवल, मैं बड़े इवल के साथ क्यों जाऊं। तो ये मेरी बात बड़ी मशहूर थी पुलिस सर्कल में। कई बार ऐसे होता था, जाने के टाइम मुझे पूछ लेते थे लोग मखौल में, बड़े ऑफिसर, कि आई होप यू गो विद द लेसर इवल। तो ये एक राब्ता पुलिस वालों के साथ, एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी होती है बना के रखनी। और मैं छोटी छोटी 2-3 एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ कि मैं ये बनाता कैसे था। मुझे बहुत से पत्रकारों के पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से फोन आ रहे थे, वो पुराना एपिसोड सुन के, कि हमें थोड़ा गाइड कीजिए आज जो हमारी पंजाब में खास तौर पे, महाराष्ट्र में, तकरीबन हिंदुस्तान के हर हिस्से में, हर खित्ते में आज पत्रकार की हालत जो है बहुत कमजोर पाई जा रही है। उसके बहुत कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पत्रकारिता का स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिरता जा रहा है और हमारे जो पत्रकार इंडिविजुअल जो हैं उनमें इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बड़े आदमी के साथ उसके सामने खड़े होके, जो उसके सामने बैठ के उसके लेवल पे उसके साथ बात कर सके। हमारे ज़माने में बीट्स हुआ करती थी, क्राइम बीट थी, कस्टम बीट थी, बीएमसी बीट थी, म्यूनसिपल बीट, पॉलिटिकल बीट। तो एक स्पेशलाइजेशन जैसा एक दौर होता था। हर रिपोर्टर के पास अपने फील्ड की स्पेशलाइजेशन होती थी, उसके पास फैक्ट्स, फीचर्स रहते थे। आजकल खासतौर पे टीवी जर्नलिज्म में ऐसा हो गया कि किसी फील्ड के एक्सपर्ट कम रह गए हैं, हरमन मौला ज्यादा हो गए हैं। एक आदमी जो आर्ट कवर करता है उसको कहीं कोई पुलिस फायरिंग हो गई तो वहां भेज दिया जाता है कि जाओ गाड़ी लेके जाओ, ओबी वैन ले जाओ और कवर करके आओ। उस बेचारे को ABCD मालूम नहीं होती उस फील्ड की और उसको कवर करना पड़ता है, वहां पे गलतियां हो जाती हैं। ये खैर ये प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं, तो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं जो कई बार होती हैं। लेकिन सोचना ये चाहिए कि ऐसी स्थितियों में बचा कैसे जाए। तो मेरा कहने का ये एक मतलब ये था कि आप जिस आदमी से भी डील करते हो उसके साथ एक रिलेशनशिप ऐसा बना के रखो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आप उसकी रिस्पेक्ट करे। मैं कई बार पुलिस को मिलने जाता तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। या DG को मिलने जाना है, या कस्टम के कलेक्टर को मिलना है, या इनकम टैक्स के कमिश्नर को मिलना है, या CBI के चीफ को मिलना है, या लोकल CBI यूनिट को मिलना है, ED के ऑफिस में जाना है, या DRI के ऑफिस में जाना है, या इवन जजेस को मिलने जाना है जो रूटीन में क्राइम के केसेस सुनते थे। रोज उनकी कोर्ट में जाते थे हम क्राइम की खबरें लेने के लिए। आज किसका रिमांड मिला, किसका बढ़ा, किसका कैंसिल हुआ, किसको बेल मिली, किसको नहीं मिली। तो कॉर्नर कोर्ट जाते थे हम लोग, जहाँ पे जो जिनकी डेथ हो गई होती थी, विक्टिम मर गए होते थे, उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है, उसका जो कॉर्नर होता था, डॉक्टर होता था MBBS, और उसकी कॉर्नर कोर्ट होती थी, उसमें मजिस्ट्रियल पावर भी होती थी, वो मजिस्ट्रेट का काम भी करता था। तो उसके साथ राब्ता रखना ताकि बाकी लोगों के होते हुए मैं उससे एडिशनल खबर कैसे निकाल सकूं उस मृतक जो है, जो डेड आदमी है, उसके बारे में। तो खैर मैं इन सब लोगों के साथ बना के रखता था और उनको कभी भी उनको नीचा दिखाने की या उनको छोटा दिखाने की कोशिश कभी नहीं की। मैं पुलिस कमिश्नर को मिलने जाता तो मैं अक्सर बाहर 3-4 DCP खड़े रहते थे, 2-4 ACP होते थे, कुछ इंस्पेक्टर होते थे, कुछ हवलदार भी होते थे बेचारे,
पब्लिक के दो भी होते थे जो पुलिस कमिश्नर को मिलने आए होते थे। मेरे लिए तो मैं जाता था तो आर्दली इमीडिएटली दरवाज़ा खोल देता था, जाइए सर अंदर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो डीसीपी वहाँ पर खड़े होते थे या एसीपी खड़े होते थे, उनको मालूम था कि अगर विजय परमार अंदर गया तो ये चाय पिएगा, गप्पे लड़ाएगा, 1-1.5 घंटा अंदर बैठेगा तो मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, मेरे और भी काम है, मुझे जाना है। तो वो बेचारे बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि सर बात ये है कि जी मेरे पास फाइल है, मुझे खाली सीपी साहब के साइन करवाने हैं, मेरा 1 मिनट का, आधे मिनट का काम है, मुझे पहले अंदर जाने दीजिए। आप चले गए तो साहब हमें बुलाएंगे नहीं, तो मुझे यहाँ और 1 घंटा रुकना पड़ जाएगा, 2 घंटे रुकने पड़ जाएंगे। तो मैं बाहर खड़े रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, मुझे भी दूसरे काम करने होते थे। अगर मैं उन 12 लोगों की वेट करता कि ये 12, 15, 20 लोग पहले पुलिस कमिश्नर को मिल लें, मैं बाहर सो के बैठ जाऊं तो मेरे 2 घंटे चले जाएंगे, तो मैंने जो काम करने मेरे काम रुक जाएंगे। तो मैं बड़े तरीके से उनको बोलता था, भैया देखो बुरा मत मनाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले सीपी साहब को या डीजी साहब को या जो भी ऑफिसर हैं उनको बोलूँगा कि साहब आप मेरे साथ भी चाय पीते रहिए, लेकिन बाहर बेचारे इतने लोग खड़े हैं, उनको बुला लीजिए, एक एक करके उनका जो काम साथ में करते रहिए। मेरी कोई सीक्रेट बात नहीं है जो मैं आपसे अकेले में करनी है। तो वो उनको भी अच्छा लगता था, तो मुझे सीट देते थे, चाय का ऑर्डर देते थे मेरे लिए, और साथ में घंटी मार के अर्दली को बोल देते थे एक एक करके सबको भेज दो। तो जो बाहर खड़े लोग बेचारे मेरे जाने के पहले पता नहीं कब से वेट कर रहे होते थे, तो उनको अच्छा लगता था कि विजय परमार ने आके वो आप भी बैठ के और हमें भी बुला लिया, हमारा भी काम हो गया और उनका भी काम हो गया। उससे मेरे आगे रिलेशन अच्छे बनते थे। उसके बाद जब मैं उनको मिलने उनके ऑफिस में जाता था, एसीपी को या डीसीपी को या एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी जो भी हो, तो वो सबसे पहले मुझे बुलाते थे कि इस आदमी ने हमें उस टाइम पे सीपी साहब के साथ हमें वेट करने से हमें बचाया था, हमारा टाइम बर्बाद नहीं होने दिया था और हमारे साथ इन्होंने अच्छा सलूक किया था। तो इस तरीके से वो लोग मेरी और रिस्पेक्ट करते थे। उनको ये भी मालूम पड़ गया था कि ये इस आदमी का पुलिस कमिश्नर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसके लिए भी वो तो रिस्पेक्ट करते थे। और बल्कि जब मैं उनको मिलने जाता था, उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम होती थी वो मुझे बता देते थे कि सर नेक्स्ट टाइम आप जब सीपी साहब को मिलोगे तो बता देना उनको, प्लीज मेरे लिए ये बात बोल देना, और आपका कोई नुकसान नहीं है लेकिन मेरा भला हो जाएगा। तो जैसे किसी ने बॉम्बे में रह के खुश नहीं थे, कुछ लोग ऑफिसर ऐसे थे वो वापस तारा जाना चाहता है, वापस पूना जाना चाहता है, जिसके माँ बाप ओल्ड थे। हर आदमी तो पैसा कमाने नहीं आता बॉम्बे में, हर आदमी रिश्वतखोर नहीं होता, हर ऑफिसर। तो कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती थी जो मुझे बताते थे, लेकिन अपने सीपी को बताने से डरते थे वो। उनको प्रोटोकॉल होता है ऑफिसर का, उसको जो भी करना लिख के देना पड़ता है। लिख के देने में वो 6-6 महीने निकल जाते हैं, कई बार एप्लीकेशन मूव होते होते, सवाल जवाब चलते चलते। तो जब मुझसे बात करते थे तो मैं सीपी को जाके सीधा बोल देता था कि सर आई मेट सो यस्टरडे एंड ही वाज रियली डिस्टर्ब। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं है, ही इज द ओनली सन, उसके घर में खेती बाड़ी देखने वाला कोई नहीं है, तो ही वांट्स टू बी नियर होम, वो घर के नज़दीक काम करना चाहता है। तो देखो अगर हो सके तो उसका भला कर दो, तो आपको दूसरा ऑफिसर और मिल जाएगा बॉम्बे में आने के लिए, तो आदमी तैयार बैठा है। तो ये एक जहां पे मेरा कोई नुकसान नहीं है और मैं किसी का भला कर सकता हूं अपने रिलेशंस के थ्रू, तो मैं ऐसे काम रिपोर्टिंग के साथ साथ करता रहता था। उसके साथ मेरा ऑफिसर के साथ जूनियर, उससे जूनियर, सीनियर, उससे सीनियर, उनसे एक पर्सनल टच बनता है आपका, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनती है। और इसका मुझे अपने कैरियर में बहुत फायदा मिला। और मैं आज भी मेरे रिटायर होने के बाद भी मेरी जो वो ऑफिसर भी काफ़ी रिटायर हो गए, पुलिस कमिश्नर रैंक के ऑफिसर है, आईजी डीजी रैंक के ऑफिसर है, वो आज भी मेरे टच में है। और मुझे खुशी होती है जब पिछले 4-5 दिन से भी पुराना एपिसोड जो मेरा खान साहब वाला और रामा मूर्ति साहब वाला छपा, तो बहुत से डीसीपी, डीआईजी, आईजी ऑफिसर रिटायर हुए उनके मैसेज आए मुझे, मेरे मोबाइल पे हैं सब, कि सर कमाल है, आप आज भी जिस तरह पहले थे आप भी ऐसे ही हो,
एंड वी मिस रिपोर्टर्स लाइक यू। एक ऑफिसर ने लिखा है कि आप जैसा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जो है आजकल बहुत कम हो गए। तो ये एक गुडविल जो मैंने क्रिएट की थी वो मेरे रिटायर होने के 10 साल बाद भी ऑफिसर को याद है। तो ये बहुत एक अहम मैं अपने पत्रकार दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ऑफिसर बड़ा हो छोटा हो, बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। आप उसको रिस्पेक्ट देंगे वो आपको रिस्पेक्ट देगा, और अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। मुझे याद है कोई जो ऑफिसर होते हैं वो कोई खुदा के बनाए हुए नहीं होते कि वो कहीं और दुनिया से भर के आए हैं। मुझे याद है मेरे कैरियर में तकरीबन हर पुलिस कमिश्नर जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनते थे, वो कोई पूना से आके पुलिस कमिश्नर बने, कोई थाना से आके बने, वो आईबी से डेपुटेशन से वापस आके बने, कोई रॉ से डेपुटेशन करके वापस आके बने। तो मेरा उनके साथ टच रहता था। वो जो आदमी 18 साल महाराष्ट्र से बाहर रह के डेपुटेशन से वापस आया महाराष्ट्र में, और उसको आते ही मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया, उसको बेचारे को पता ही नहीं मुंबई का कुछ क्या है। उसको पता नहीं यहाँ पे किस किस्म के धंधे चलते हैं, जो किस किस्म की पॉलिटिक्स की जाती है, जो ग्राउंड रियलिटीज क्या है, कम्युनल सिचुएशन क्या है, क्राइम सिचुएशन क्या है। वो डॉक्यूमेंट्स में है उसके पास, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तो वो मेरे साथ 90% पुलिस कमिश्नर जो है वो टेक ओवर करने के एक दिन पहले या तो मेरे साथ रात को डिनर कर लेते थे या उसी दिन सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते थे। तो उनको एक बैकग्राउंड मटेरियल मिल जाता था जो मैं एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह या एक एक्सपर्ट की तरह बोलो, एक आदमी जो मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मैं उसको सब ब्रीफ कर देता था कि सर ऐसे ऐसे है, पिछले इतने सालों से ये चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए, इस फील्ड में ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे हल किया जा सकता, आगे आपकी मर्जी, यू आर द बॉस। मैं ये भी बोलता था साथ में उनको कि मैं तो एक रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, उसको मानना नहीं मानना या क्या करना है वो आपकी मर्जी है, दैट्स योर प्रेरोगेटिव। तो उनको भी अच्छा लगता था कि यार मैं उनको कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक सजेशन दे रहा हूँ, और सजेशन भी उनके मांगने पे दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको अमरजीत सिंह समरा साहब की देता हूँ, जो बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे थाना से ट्रांसफर होकर बॉम्बे के सीपी लगाए गए, जब बहुत बड़े लेवल पे राइट्स बॉम्बे में हुए, बहुत लोग मरे और बॉम्बे वायलेंट जैसे बोलते हैं वो हालत थी। वो आए तो मुझे, वो थाना के पुलिस कमिश्नर थे, तो मुझे फ़ोन किया एक दिन पहले शाम को, बलजीत कैन यू कम ओवर फॉर डिनर। तो मैं उनके घर पे गया रात को। नेक्स्ट डे उन्होंने टेक ओवर करना था बॉम्बे का चार्ज। तो सब जितने एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी सबको मालूम है, पूरी प्रेस को मालूम है। तो मैं खाना खाने गया तो मुझे बोले कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई जो बॉम्बे का मीडिया है वो किस किस्म के सवाल करता है, आज के दिन में क्या क्या समस्याएं हैं, तो हमें कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई नीड सम बैकग्राउंड पूरी इसका। तो मैंने हमने को 2 घंटे खाना खाते खाते जो हमने बातें की, तो मैंने कहा सर आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11:30 बजे कि आपकी सिटी के लिए 5 प्रायोरिटीज क्या हैं, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज फॉर द सिटी, 5 प्रायोरिटीज, 1 2 3 4 5। तो समरा साहब बोले यू टेल मी। तो मैं भी सोचता हूँ, तो सुबह बात करेंगे। तो मैं अपने अखबार में छाप दूंगा सुबह प्रायोरिटीज। तो आप बताइए, बोलते नहीं यू डू वन थिंग। समरा साहब बोले मुझे पंजाबी में, एक काम करो आप छाप दो, योर प्रायोरिटीज आर माई प्रायोरिटीज। ये कॉन्फिडेंस था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। समरा साहब को नहीं मालूम मैं क्या छापने वाला हूँ, मीडिया को मालूम नहीं मैं क्या छापने वाला हूँ। मैंने डेली अखबार में सुबह खबर छाप दी, रात को ऑफिस में जाके रिपोर्ट दे दी। 1:30 बजे हमारा न्यूज़पेपर जाता था, पेज 1 प्रिंट होता था। सामरा साहब से घर से खाना खा के रात के 10:30 बजे मैं अपने ऑफिस गया। ऑफिस जाके अपनी रिपोर्ट टाइप की। उसमें हेडलाइन ये था, द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द न्यू पुलिस कमिश्नर इन एन एक्सक्लूसिव चैट विद द डेली, द न्यू पुलिस कमिश्नर सेट 1 2 3 4 5। मैंने प्रायोरिटीज लिख दी। और वो नेक्स्ट डे आधे लोगों ने मेरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, बीबीसी वाले रिपोर्टर ने नहीं पढ़ा था, रॉयटर्स के रिपोर्टर ने नहीं पढ़ा था,
और सुबह वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग टेक ओवर, बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था, ब्लास्ट हो चुके थे और शहर में बहुत खलबली मची हुई थी, इनसिक्योरिटी थी। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो सबसे पहले जो पीटीआई का रिपोर्टर था या यूएनआई का था शायद, उसने पूछा सर आपकी व्हाट आर यू प्रायोरिटीज फॉर द सिटी। सम्राट साहब हंस के बोले, मैं सबसे आगे वाली सीट पे बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सम्राट साहब बोले, बलजीत हैज ऑलरेडी पब्लिश्ड इट, यू कैन रीड इट देयर इन ए न्यूज़पेपर। दैट वाज द कॉन्फिडेंस। उनको सम्राट साहब ने उसमें पेपर पढ़ दिया था मैंने क्या लिखा, लेकिन उन्होंने बोल भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो तो रिकॉर्ड पे है, एनीबडी कैन चेक इट, कि बलजीत परमार ने ऑलरेडी लिख दिया है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, आप वहां पे पढ़ दो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो वो जो एक जो फॉर्मेलिटी वाले सवाल होते हैं वो बंद हो गए, तो सीधा बिजनेस। अब आगे क्या होगा, तो सम्राट वाज वेल प्रिपेयर्ड। मेरी जो 5 चीजें मैंने लिखी थी उनको आगे बढ़ा के, उन पूरी रिसर्च करके, स्टडी करके ही केम टू द कॉन्फ्रेंस वेल प्रिपेयर्ड कि मुझे प्रेस वालों ने यही पूछना है। तो देन सम्राट स्टार्टेड हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय एनी पुलिस कमिश्नर इन दोज डेज। तो ये एक रिपोर्टर का और पुलिस ऑफिसर का रिश्ता होता है। तो ये बात किसी और ने सम्राट साहब को नहीं बोली, किसी और ने हिम्मत नहीं की सम्राट से बात करने की कि सर आप कल टेक ओवर कर रहे हो, मैं आ जाऊं आपके साथ बातचीत करने के लिए। तो ये एक रिश्ता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये हर रिपोर्टर के लिए और ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए भी जरूरी है। जब आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो दूसरा आदमी भी आपके साथ उसी लेवल पे बात करेगा। तो मैं आज के मीडिया को एज ए सीनियर जर्नलिस्ट मैं आपको ये एक राय देनी चाहता हूँ, एक सलाह देनी चाहता हूँ कि ऑफिसर्स के साथ इस तरह ट्रीट कीजिए जैसे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। ऑफिसर होना उनकी एक ड्यूटी है। बड़े आदमियों को रिस्पेक्ट दो, छोटे को छोटा मत समझो, इक्वल ट्रीट करो उनको और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस विन ओवर करने की कोशिश करो। यू विल बी अ सक्सेस। ये मेरी आपको राय है। एक और आपको एग्जांपल देनी चाहूँगा। हमारे एक ज्वाइंट सीपी क्राइम थे अरविंद नामदार। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है पत्रकारों पे नहीं, ऑफिसर्स के ऊपर भी होती है। अब ऑफिसर पत्रकारों को कैसे ट्रीट करते हैं वो एक देखने की बात है। तो मैं उनको एक दिन मिलने गया तो मेरे से पहले वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के नामचीन क्राइम रिपोर्टर उनके साथ ऑलरेडी बैठे थे। तो जैसे ही अर्दली जाके सबको बताया कि प्रभात साहब बाहर आए हैं, तो क्योंकि एक पत्रकार अंदर बैठा था तो मैं नहीं चाहता तो उसके सामने अंदर जाना, तो मैंने अर्दली को बोला कि साहब को बता दो कि मैं आया। जैसे ही अर्दली ने अंदर जाके बोला कि साहब बलजीत परमार आए हैं, तो एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने, क्राइम रिपोर्टर ने कुछ उल्टा सा कोई डायलॉग बोल दिया मेरे खिलाफ कि बलजीत परमार तो ऐसा है, ये अंडरवर्ल्ड के साथ मिला हुआ है, कुछ ऐसा कुछ बोल दिया। अरविंद नामदार साहब ने घंटी मारी, अर्दली को बुलाया, बोले परमार साहब को भेजो। मैं अंदर गया, मेरे सामने उस रिपोर्टर को आईजी रैंक का ऑफिसर बोल रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मैन, यही बलजीत परमार की बात कर रहे थे या और किसी और की? तो रिपोर्टर बोला हाँ जी इनकी बात कर रहा था। अरविंद नामदार साहब कुर्सी से खड़े हुए उस रिपोर्टर को बोले गेट अप एंड गेट आउट। इसके पहले कि मैं तुम्हें उठा के नीचे फेंकूं फर्स्ट फ्लोर से, गेट आउट, ही शाउटेड एट दैट रिपोर्टर। रिपोर्टर बोला साहब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप, मैंने ऐसी क्या बात बोलती? तो नहीं, तुमने बलजीत परमार के खिलाफ नहीं बोला, तुमने मेरी बेइज्जती की है। क्या तुम ये कहना चाहते थे कि एक सीनियर आईपीएस होने के नाते मुझे नहीं मालूम कि बलजीत परमार क्या करता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ मैं कि मुझे नहीं मालूम बलजीत परमार अंडरवर्ल्ड का आदमी है, जो पुलिस का आदमी है, जो सीबीआई का आदमी है, जो आईबी का आदमी है, किसका? तुम मुझे बताओगे? तुमने बलजीत परमार के खिलाफ एक फिक्रा बोल के मेरी 35 साल की सर्विस की बेइज्जती की है। नाउ बिफोर आई थ्रो यू आउट, गेट आउट। और उसके बाद उस आदमी की क्राइम ब्रांच में एंट्री बंद कर दी उस ऑफिसर ने, जब तक इनामदार साहब ज्वाइंट सीपी क्राइम रहे,
वो रिपोर्टर आज कहाँ है किसी को मालूम नहीं। नौकरी भी गई, रेपुटेशन भी गया, किसी ऑफिसर ने उसको बाद में मुंह नहीं लगाया। तो ऑफिसर को भी रिपोर्टर की इज्जत करनी आनी चाहिए। उसको ही मालूम होना चाहिए कि कौन रिपोर्टर कितने पानी में है, किसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं करना। और अगर ऑफिसर जो है उनको प्रेस हैंडल करनी नहीं आती तो ही शुड गो टू सम अदर पोस्टिंग। वो फिर एलए में चला जाए, पीएपी में चला जाए, कमांडो विंग में चला जाए, कहीं और जाए। अगर पब्लिक के साथ डील करना है, यू मस्ट नो हाउ टू डील विद द पब्लिक, हाउ टू डील विद द प्रेस। तो ये बहुत जरूरी है ऑफिसर के लिए भी कि उनके अपना किरदार भी उतना ही ईमानदार और बेखौफ होना चाहिए जितना वो पत्रकारों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात आज के ऑफिसर को मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए, आपको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। और सच्चाई के साथ, बेईमानी की रिस्पेक्ट नहीं कि आप रिश्तेदारी निभा रहे हो कि ये बलजीत परमार राजपूत है, मैं राजपूत हूं तो इसलिए मैं इसके साथ हूं, मैं ब्राह्मण के साथ नहीं हूं। ये सिख है तो मैं सिख के साथ हूं, हिंदू के साथ नहीं हूं। इस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट जो आपके किरदार के साथ जुड़ी होनी चाहिए। ये ऑफिसर्स को भी चाहिए, खाली पुलिस वाले नहीं, हर ऑफिसर को, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, डीसी हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर वो प्रेस के साथ डील करना उसको नहीं आता है तो, या पब्लिक के साथ डील करना नहीं आता, बेसिकली दे आर सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक। मेरे साथ जब कभी कोई ऑफिसर कुछ ऐसी बात करता था जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी तो मैं उसको रिमाइंड करवाता था कि सर, आई एम नॉट हियर एज एन इंडिविजुअल, मेरा कोई काम नहीं है, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, और मैं पब्लिक सर्वेंट हूं क्योंकि मैं पब्लिक की सेवा करता हूं। न्यूज़पेपर इज अ मीडियम बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो मैं तो दूत हूं पब्लिक का आपके लिए, आपका पब्लिक के लिए। तो प्लीज बिहेव अकॉर्डिंगली। तो आदमी को उसकी बात उसके दिमाग में बैठ जाती थी। तो ये कुछ जो असूल हैं, ये मुद्दे हैं, ये हमें अपने किरदार में बैठाने होंगे, पत्रकारों को भी और ऑफिसर्स को भी, भले किसी किस्म का ऑफिसर हो। पॉलिटिशियन की बात मैं नहीं करता हूँ, उनके असूल बहुत कम होते हैं, तो वो उस विषय में मैं नहीं जाता हूँ। ब्यूरोक्रेसी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पब्लिक एंड पब्लिक हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ऑफिसर। तो ये एक तालमेल, कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और अगले हफ्ते कुछ इसी किस्म की और बातें, किस्से, कहानियां लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मैं बलजीत परमार फॉर यू चैनल के लिए आप सबका बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं आप आगे से भी हमारी चैनल को इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहेंगे। नेक्स्ट वीक, अगले वीरवार फिर इसी किस्म की और बातें लेके बलजीत परमार फॉर यू चैनल पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।